नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारत की श्रृंखला जो हमने स्टार्ट करी उसका ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख तथ्यों को समझा है। अब इसमें हम ऋग्वैदिक काल के बारे में समझेंगे। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय ऋग्वैदिक माना जाता है। मुख्यतः अगर वैदिक देखा जाए, वैदिक काल कब से था तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था, जिसमें से ऋग्वैदिक 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का काल ऋग्वैदिक काल माना जाता है। यह वैदिक सभ्यता का सबसे प्रथम मतलब प्रारंभिक चरण था। इसकी जो मुख्य जानकारी है ऋग्वैदिक काल की तो यह ऋग्वेद से मिलती है। इनका हम भौगोलिक विस्तार देखें तो जितने ऋग्वैदिक आर्य लोग थे तो ये सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। सप्त सिंधु क्षेत्र क्या है तो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, साथ साथ सरस्वती, तो इनके क्षेत्र में ही रहते थे, जिसको सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था। तो इसमें याद रखिएगा कि सप्त सिंधु क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। सरस्वती का ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन किया गया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक वर्णन किस नदी का किया गया है तो सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जो आर्य थे तो अभी गंगा घाटी तक नहीं पहुंचे थे, मतलब यही उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक ही सीमित थे। अब हम ऋग्वैदिक समाज के बारे में समझेंगे। जो सामाजिक संगठन था इसका, तो जो समाज था जनजाति समाज था और ये कुल इकाइयों में बटा था, जिसमें से कुल, ग्राम, विष और जन ये प्रमुख इकाइयां थी। कुल सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विष, सबसे बड़ी इकाई जन थी, जिसका मुखिया जो होता था राजा होता था। इसको जनस्व गोपा भी बोलते थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है या कि क्रम में पूछता है कि छोटे से बड़े में अरेंज कीजिए असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में, या कि पूछता है सबसे छोटी इकाई तो कुल और सबसे बड़ी इकाई जन थी, और इनका समाज सरल और समतावादी था। दूसरा पॉइंट वर्ण व्यवस्था। तो इसमें चारों वर्ण का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसका जो वर्णन है तो इसके 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन दिया गया है स्पष्ट रूप से। तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो वर्ण है इनका तो कर्म आधारित था, जन्म या जाति आधारित ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी, और समाज में भेदभाव बहुत कम था। अगला पॉइंट है कि स्त्रियों की स्थिति क्या थी। तो स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त होता था, ये यज्ञ में भाग ले सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। जो प्रमुख विदुषी स्त्रियां थी ऋग्वैदिक काल की, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, साथ एक और थी विश्ववारा। अभी लेटेस्ट में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी स्त्रियां ऋग्वैदिक काल की नहीं है, तो इसमें से विश्वारा का ऑप्शन था कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित। इसमें पूछा ऋग्वैदिक काल से संबंधित कौन सी स्त्रियां हैं तो विश्वारा था। तो इस तरह एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला था कि विधवा विवाह और पुनर्विवाह भी संभव था इसमें। साथ साथ इसमें सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्रियों की स्थिति सम्मान पूर्वक थी यहाँ पे। अगला इनका देखते हैं कि पारिवारिक जीवन कैसा था। तो परिवार इनका पितृसत्तात्मक था, पिता परिवार का मुखिया होता था। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता था, जो 16 संस्कारों में से एक पवित्र संस्कार विवाह भी माना जाता था। एक पत्नी प्रथा सामान्य रूप से प्रचलित थी और पुत्र की कामना अधिक रहती थी यहाँ पे। आर्थिक जीवन इनका देखें तो मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था। पशुपालन सबसे प्रमुख व्यवसाय था। गाय सबसे मूल्यवान इनकी संपत्ति थी। युद्ध भी जो इनके होते थे अक्सर गायों के लिए होते थे, और गायों के लिए जो युद्ध होते थे उनको गविष्टि कहा जाता था। तो गविष्टि क्या था, गायों से संबंधित जो युद्ध होते थे वो गविष्टि कहलाते थे। दूसरा पॉइंट था आर्थिक में कि कृषि का ज्ञान इनको था। जौ, जिसको यव कहते थे, मुख्य फसल थी इनकी, लेकिन इनका जो मुख्य कृषि था गौड़ व्यवसाय था, क्योंकि मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन ही था। तीसरा जो व्यापार, तो व्यापार बहुत सीमित था इनका। वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। निष्क का प्रयोग करते थे। निष्क क्या है, स्वर्ण का आभूषण था जो मोस्टली गले में पहना जाता था, तो इससे ये वस्तु विनिमय प्रणाली में यूज करते थे। इनकी राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं तो राजा जो था वो परिवार जनजाति का पूरा प्रमुख था राजा, लेकिन यह निरंकुश नहीं था। इसको कंट्रोल करने के लिए सभा, समिति और विदत 3 समितियां थी जो इसको राजा को कंट्रोल करती थी। राजा इन्हीं के अनुसार काम करता था। उसका मुख्य कार्य क्या था, राजा का सुरक्षा देना, न्याय स्थापित करना और युद्ध का नेतृत्व करना, यह राजा का प्रमुख कार्य था। सभाएं होती थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी, जिसमें सभा, समिति, विदत। आगे हम अभी इसका समझेंगे कि ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख शब्दावलियां थी तो इनको हम डिटेल में अभी इसी वीडियो में समझेंगे आगे। इसलिए हम सभा, समिति, विदत, इन समितियों को हम डिटेल में वहीं समझ लेंगे कि क्या था एक साथ।
इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो शासन था लोकतांत्रिक तत्वों से युक्त था, मतलब उस समय भी लोकतंत्रात्मक प्रणाली व्याप्त थी। जो सैन्य व्यवस्था थी इनकी, तो स्थायी सेना रखते नहीं थे, और ये क्या करते थे, तो ये जो परिवार होते थे, कुल थे, उन्हीं में से जब जरूरत पड़ती थी तो लोगों को युद्ध के लिए तैयार कर लेते थे। युद्ध जो थे इनके रथों पे लड़े जाते थे। इनके जो हथियार थे तो प्रमुख थे धनुष बाण, भाला, तलवार। युद्ध का कारण जो था गाय और भूमि था, लेकिन मुख्य रूप से गाय के लिए इनके युद्ध होते थे, जिसको पीछे हमने पढ़ा कि गविष्टि कहते थे। गविष्टि जो गाय के लिए युद्ध लड़े जाते थे। अगला इनका देखते हैं धार्मिक जीवन कैसा था। तो प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वेदी लोग प्रकृति के उपासक थे। प्रमुख देवता इनके सब इंद्र थे जो सबसे शक्तिशाली थे और वर्षा और युद्ध के देवता कहलाते थे। दूसरे अग्नि जो यज्ञ का माध्यम था। तीसरे वरुण है, नैतिक नियम था। चौथे सोम, ये औषधि के देवता थे सोम। सूर्य, उषा, मारुत और वायु ये अन्य थे जिनकी पूजा की जाती थी। मतलब मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा ही करते थे। पूजा पद्धति जो इनकी थी तो यज्ञ, सरल यज्ञ होते थे, मंत्रों द्वारा स्तुति होती थी, जटिल कर्मकांड नहीं होते थे, मंदिरों का अभाव था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंदिर पाए जाते हैं तो मंदिरों का अभाव था, मंदिर यहाँ पे नहीं पाए जाते थे। शिक्षा जो थी इनकी, तो शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक थी। संस्कृत भाषा का प्रारंभिक रूप भी देखने को यहीं पे मिलता है। वेद कंठस्थ किए जाते थे। जो भी लोग थे तो मुख्य रूप से वेदों का अध्ययन करते थे। जो शिक्षा थी वो सबके लिए खुली थी। कला और विज्ञान देखते हैं कि यहाँ पे कितना विकास हुआ था। तो धातु ज्ञान सीमित था, इनको मात्र तांबा और कांसा का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान नहीं था। रथ निर्माण की कला विकसित थी। गणना और ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान था। ये तथ्य याद रखिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट कि लोहा से परिचित नहीं थे, मात्र तांबा और कांसा से परिचित थे। दूसरा रथ निर्माण कला थी, और गणना और ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान इनको हो चुका था। अब इनकी विशेषताएं एक बार समझ लेते हैं कि जो जीवन था इनका सरल था। जनजाति व्यवस्था थी, गाय पर आधारित पूरी इनकी अर्थव्यवस्था थी। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, मतलब जाति पर आधारित नहीं थी, मुख्य रूप से कर्म पर आधारित थी। ना तो जन्म ना तो जाति पर आधारित कोई व्यवस्था नहीं, जो वर्ण व्यवस्था थी नहीं थी। इसका जो वर्ण व्यवस्था का मतलब लिखा गया है तो ये 10वें मंडल पे ऋग्वेद पे वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था। 4 प्रमुख स्त्रियां थी इनकी, अभी हम पीछे जिनका अध्ययन किए। प्रकृति पूजा इनकी मुख्य रूप से होती थी, और इंद्र इनके प्रमुख देवता थे। तो इतना हमने समझा है। अब हम इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है शब्दावलियां, यानी जो इसमें एग्जाम से ओरिएंटेड शब्दावलियां हैं उनको हम समझ लेते हैं एक बार कि कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। शब्दावली में सबसे पहले कुल। कुल क्या था, जो परिवार है आज की डेट में एक कुल कहलाता था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। कुल का मुखिया कुलुप कहलाता था। तो ये अगर आता है कुलुप कौन था, तो कुल का मुखिया होता था, यानी परिवार का मुखिया था, कुलुप था। ग्राम क्या था, कई कुलों का समूह, यानी परिवार कई मिल करके एक ग्राम बनाते थे। प्रारंभ में ग्राम का अर्थ गांव नहीं बल्कि जनजाति समूह था। ग्राम का नेता ग्रामीणी कहलाता था। तीसरा है विष, जो कई ग्रामों का समूह है। तो सबसे छोटी इकाई हुई कुल। कुल सबसे छोटी इकाई कुल। कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विष, विष के बाद जन। तो अगर सबसे छोटी इकाई तो कुल, सबसे बड़ी इकाई जन। विष का मुखिया विस्पति कहलाता था, तो यानी कुलुप, फिर इधर ग्रामीणी, तीसरा विस्पति। चौथा जो है तो जन। जन सबसे बड़ी जनजाति इकाई थी। राजा पूरे जन का प्रमुख होता था, जिसे जनस गोपा बोलते थे। उदाहरण के रूप में जैसे भरत थे, पुरु थे, यदु थे, ये जन, ये जो प्रमुख जन थे। पांचवा है राजन, जो कि राजा था, जनजातियों का प्रमुख था। इसकी शक्ति सभा और समिति द्वारा नियंत्रित थी। सभा, समिति, साथ साथ एक और था विदत, इसके द्वारा नियंत्रित होती थी इसकी जो शक्तियां थी। सभा क्या थी, बुजुर्गों और श्रेष्ठ लोगों की परिषद। ये याद रखिए कि सभा और समिति में क्या अंतर है। जो बुजुर्गों और श्रेष्ठ लोगों की परिषद थी वो सभा थी, जो जनसाधारण की सभा थी वो समिति कहलाती थी। राजा के चयन और नीति निर्माण में मुख्य भूमिका समिति की होती थी, और न्याय और परामर्श का काम सभा का था। एक बार और देखते हैं कि जो सभा थी वो बुजुर्ग और श्रेष्ठ लोगों की परिषद थी, मुख्य काम इनका न्याय और परामर्श का था। लेकिन जो समिति थी वो जनसाधारण लोगों की थी। राजा के चयन और नीति निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका समिति की थी। अगली जो इकाई थी वो विदत थी। तो विदत सबसे प्राचीन सभा थी, धार्मिक और सामाजिक सभा थी, स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। तो अब इसमें तीनों को स्पष्ट करते हैं। सभा जो थी तो ये बुजुर्ग और मतलब वृद्ध लोगों की समिति थी, ये न्याय का कार्य देखती थी।
और आगे जब हम पढ़े समिति, तो समिति राजा के चयन में मुख्य भूमिका निभाती थी और जनसाधारण की सभा थी। लेकिन जो सबसे प्राचीन सभा थी तो ये कौन थी? विदत थी। तो तीनों में अंतर याद रखिएगा। और स्त्रियां किसमें भाग ले सकती थी? तो जो विदत थी तो विदत में स्त्रियां भाग ले सकती थी। अगले पुरोहित हैं, जो राजा का धार्मिक सलाहकार और यज्ञ और अनुष्ठान कराता था। इनको वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये मुख्य रूप से जो ऋग्वैदिक काल में थे, कौन? पुरोहित थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। अगला सेनानी। सेनानी जो सेना का प्रमुख था वो सेनानी कहलाता था, युद्ध में राजा की सहायता करता था। गविष्टि क्या थी? गायों के लिए जो युद्ध होता था वो गविष्टि कहलाता था। यह दर्शाता है कि गाय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। मुख्य आधार तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था पशुपालन है, पशुपालन में भी जो गाय है इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। अगला क्या है? निष्क। निष्क एक स्वर्ण आभूषण है, यह मुद्रा जैसा था कुछ, जो लेन देन में प्रयोग होता था। मतलब जो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी उसमें प्रयोग निष्क का होता था। अगला पॉइंट है बलि। जनता द्वारा राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर था। एक बारी अगर ये स्टेटमेंट में आता है कि ये स्वैच्छिक कर था या कि अनिवार्य था, तो ये स्वैच्छिक कर था। बलि जो राजा को जनता द्वारा दिया जाता था, यह नियमित कर नहीं था, मतलब समय समय पे लगाया जाता था। अगला पॉइंट है यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने की प्रक्रिया थी। अग्नि के माध्यम से जो आहुति दी जाती थी वही यज्ञ कहलाती थी। अगला पॉइंट है ऋत। नैतिक और प्राकृतिक नियम होते थे, उनको ऋत कहते थे। इसी से आगे चलकर धर्म की अवधारणा बनी। तो ये याद रखिए कि ऋत क्या है? नैतिक और प्राकृतिक जो नियम थे वही ऋत कहलाते थे। अगला है सोम। देवता भी और पवित्र पेय भी है। सोम देवता भी थे और पवित्र पेय भी थे। इसका वर्णन तीसरे मंडल में, थर्ड मंडल में इसका वर्णन किया गया था। ठीक है। जो दास और दस्यु थे तो ये आर्यों के शत्रु कहलाते थे, लेकिन कई विद्वान इन्हें स्थानीय जनजातियां भी मानते थे कि ये स्थानीय जनजातियां हैं। तो याद रखिएगा जो आर्यों के शत्रु कौन थे? दास और दस्यु। अगला पॉइंट है पुर। किलेबंद जो बस्तियां थी उनको पुर कहते थे। दासों के किले थे। अयस्क जो थी यहाँ की प्रमुख धातु थी, जो कि संभवतः तांबा और कांसा की थी, क्योंकि लोहे का प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता। तो जो अयस्क थी ये धातु थी तांबा या कांसा की किसी की। अगला है अश्व। अश्व का घोड़ा था, शक्ति और युद्ध का प्रतीक था। तो गाय तो अर्थव्यवस्था का आधार थी और ये जो शक्ति और युद्ध का प्रतीक था वो घोड़ा था। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे या कि बेसिक जानकारी थी, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे।